कहानी है सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां एक मशहूर ढाबा हुआ करता था। उस ढाबे का मालिक था बबलू भंडारी। बबलू स्वभाव से बहुत लालची, घमंडी और कठोर किस्म का आदमी था। उसके लिए रिश्ते नाते और इंसानियत से ज्यादा पैसा ही सब कुछ था। इसी गांव में किशन नाम का एक आदमी भी रहता था। किशन खुद कोई काम नहीं करता था और अपने पिता की कमाई पर ही अपना जीवन गुजार रहा था। उसके पिता एक गरीब किसान थे जो दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का पेट पालते और घर का खर्च चलाते थे। एक दिन किशन के पिता उससे काफी नाराज थे। वो किशन को समझाते हुए थोड़े गुस्से में कहने लगे, किशन बेटा, तू कुछ तो काम कर ले। अगर तू हमेशा मेरे पैसों पर ही निर्भर रहेगा तो आगे कैसे चलेगा? मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, फिर भी दिन रात खेतों में मेहनत करता हूँ। तू भी कोई काम शुरू कर लेगा तो हमारे लिए ही अच्छा रहेगा। जी पिताजी, मैं भी सोच रहा हूँ कि मुझे कुछ काम करना चाहिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आखिर क्या काम कर सकता हूँ। अगर तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या काम करना चाहिए तो तू मेरे साथ खेती में हाथ बटा सकता है। मेरे साथ खेतों में मेहनत करेगा तो कम से कम कुछ काम तो सीखेगा और घर चलाने में मेरी मदद भी हो जाएगी। नहीं पिताजी, मैं खेती नहीं करना चाहता। मैं ऐसा कोई काम करना चाहता हूँ जो मुझे पसंद हो। मैं किसी काम को जबरदस्ती या मन मारकर नहीं करना चाहता। नहीं, अब मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। आज से तू मेरे साथ खेतों में जाएगा। जब तक तुझे कोई दूसरा काम समझ नहीं आता तब तक मेरे साथ खेती में हाथ बटाता रहे। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें। मैं आज से आपके साथ खेतों में काम करूंगा। किशन आखिरकार अपने पिता की बात मान जाता है और उनके साथ खेतों में काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले ही पल वो अपने पिता के साथ खेत की ओर चल पड़ता है। कुछ ही देर बाद किशन और उसके पिता खेत में मेहनत कर रहे होते हैं। दोनों धूप में पसीना बहाते हुए फसल की देखभाल कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक शहर का आदमी आता है। वो कुछ देर तक दोनों को खेत में मेहनत करते हुए देखता है और फिर उनके पास जाकर कहता है, अरे भाई साहब, मैं इस गांव में नया आया हूँ। क्या आप मुझे कुछ दिनों के लिए रहने की जगह दे सकते हैं? मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने लिए कोई घर किराए पर ले सकूं। अगर आप मेरी थोड़ी मदद कर देंगे तो मैं आपका बहुत एहसान मानूंगा। जी, मैं और मेरा बेटा एक छोटे से घर में रहते हैं। अगर आप चाहें तो कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रह सकते हैं। लेकिन पहले ये बताइए, क्या आपको खाना बनाना आता है? जी, मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। मैं आप दोनों के लिए दिन और रात दोनों समय का खाना बना सकता हूँ। बस आप मुझे अपने साथ रहने की इजाजत दे दीजिए। मैं आपका बहुत एहसान मानूंगा। जी, फिर आप हमारे साथ रह सकते हैं। बस आपको हमारे लिए दिन रात का खाना बनाना होगा। इसके अलावा आपको कोई और काम नहीं करना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी इतनी मदद की, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। शाम हो जाती है। किशन, उसके पिता और वो शहर से आया आदमी तीनों साथ साथ घर की ओर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक चिकन मटन की दुकान दिखाई देती है। दुकान देखकर किशन कुछ देर रुक जाता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी, वो देखिए मटन की दुकान। मेरा कई दिनों से मटन खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन हमें तो मटन बनाना आता ही नहीं। ये शहर वाले साहब कह रहे थे कि इन्हें अच्छा खाना बनाना आता है, तो शायद इन्हें मटन बनाना भी आता होगा। हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा मटन कुलचा बनाना आता है। अगर आप कहें तो मैं आज आपके लिए एकदम मसालेदार और स्वादिष्ट मटन कुलचा बनाकर खिला सकता हूँ। ठीक है बेटा, ऐसा करो, तुम मटन वाले के पास जाओ और मेरा नाम लेकर आधा किलो मटन ले आओ। आज तुम अपने हाथों से हमारे लिए स्वादिष्ट मटन कुलचा ही बनाना। किशन मटन की दुकान पर जाता है और आधा किलो मटन लेकर वापस आ जाता है। तीनों घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते ही वो शहर से आया आदमी सीधे रसोई में जाता है और मटन कुलचा बनाने की तैयारी शुरू कर देता है। शहर से आया आदमी मटन में सभी मसाले अच्छी तरह मिलाता है। इसके बाद वो मसालेदार मटन को एक बड़े पतीले में डाल देता है और उसे अच्छी तरह चलाते हुए पकाने लगता है। फिर वो शहरी आदमी किशन और उसके पिता के सामने गर्मा गर्म मटन कुलचे की प्लेट लगाकर रख देता है। दोनों प्लेट देखकर खुश हो जाते हैं और मटन कुलचे की खुशबू से उनका मन और भी ललचा उठता है।
किशन और उसके पिता दोनों मटन कुलचे का पहला निवाला खाते हैं। निवाला खाते ही उनके चेहरे पर अलग ही खुशी दिखाई देने लगती है। मटन कुलचे का स्वाद इतना लाजवाब होता है कि दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। अरे वाह बेटा, क्या ही लाजवाब मटन बनाया है तुमने। हमने आज तक ऐसा स्वादिष्ट मटन नहीं खाया। ऐसा मटन तो बड़े बड़े होटलों में भी नहीं मिलता होगा। सच में तुमने तो कमाल ही कर दिया। वहीं किशन मटन कुलचे खाते खाते अचानक गहरी सोच में डूब जाता है। कुछ देर तक वो चुपचाप बैठा रहता है। फिर उसके चेहरे पर एक उम्मीद दिखाई देती है। वो तुरंत अपने पिता की ओर देखकर कहता है, पिताजी, मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छा विचार आया है। क्या विचार आया है बेटा किशन? मुझे भी बता, ऐसा क्या सोच लिया तूने? पिताजी, मैं सोच रहा था कि मेरा खेती में मन नहीं लगता, मुझे कोई और काम करना है। तो क्या मैं इस शहरी आदमी के साथ मिलकर मटन कुलचे का ठेला लगा लूं? मुझे लगता है कि अगर हम मेहनत करें तो इस काम में अच्छा कर सकते हैं। बेटा, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है, लेकिन ठेला लगाने और उसे चलाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्या तुम सच में इतनी मेहनत कर पाओगे? खेती से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। जी पिताजी, मैं मेहनत करूंगा। मैं पूरी लगन से काम करूंगा और कभी पीछे नहीं हटूंगा। आप इस शहर से आए आदमी से पूछिए कि क्या ये मेरे साथ मिलकर मटन कुलचे का ठेला लगाने के लिए तैयार हैं? अरे बेटा, मेरा बेटा किशन मटन कुलचे का ठेला लगाना चाहता है। क्या तुम मेरे बेटे के साथ मिलकर मटन कुलचे का ठेला लगाने के लिए तैयार हो? हाँ जी, बिल्कुल। मैं किशन के साथ मटन कुलचे का ठेला लगाने के लिए तैयार हूँ। मैं उसे अपने जैसा स्वादिष्ट मटन कुलचा बनाना भी सिखा दूंगा, ताकि हम दोनों मिलकर अच्छी मेहनत कर सकें। अरे वाह किशन, अब तुम अपना ठेला गांव में लगा सकते हो। कल ही अपना ठेला तैयार करके गांव में लगा देना और पूरी मेहनत से अपना काम शुरू कर देना। ठीक है पिताजी, मैं कल ही अपना मटन कुलचे का ठेला गांव में लगा दूंगा और पूरी मेहनत के साथ अपना काम शुरू करूंगा। अगली सुबह गांव के चौराहे पर किशन का एक छोटा सा मटन कुलचे का ठेला लग जाता है। किशन और वो शहरी आदमी मिलकर ठेले को अच्छी तरह सजाते हैं और ताजा मटन कुलचे बनाकर ग्राहकों का इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही देर बाद गांव की दो औरतें वहां से गुजरते हुए किशन के ठेले के पास आकर रुक जाती हैं। वे ठेले को ध्यान से देखती हैं और फिर किशन से कहती हैं, अरे भाई साहब, ये किस चीज का ठेला लगाया है आपने? यहाँ आप क्या बेच रहे हैं? बहन जी, ये मटन कुलचे का ठेला है। आइए एक बार खाकर तो देखिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको इसका स्वाद बहुत पसंद आएगा। मटन कुलचा? आज तक तो मैंने सिर्फ छोले कुलचे के बारे में सुना था, लेकिन मटन कुलचा पहली बार सुन रही हूँ। अच्छा, जरा हमें भी खिलाइए, देखते हैं इसका स्वाद कैसा है। जी बहन जी, अभी खिलाता हूँ। आप बस जरा रुकिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म मटन कुलचा तैयार करता हूँ। शहरी आदमी दोनों औरतों के लिए गर्मा गर्म मटन कुलचे की प्लेट बड़े अच्छे तरीके से तैयार करता है और दोनों के सामने रख देता है। दोनों औरतें प्लेट देखकर खुश हो जाती हैं और मटन कुलचे का स्वाद चखने लगती हैं। जैसे ही दोनों औरतें मटन कुलचे का पहला निवाला खाती हैं, दोनों के होश उड़ जाते हैं। इतना स्वादिष्ट मटन कुलचा उन्होंने पहले कभी नहीं खाया था। दोनों एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगती हैं और उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देने लगती है। अरे वाह भाई साहब, ये तो बहुत ही बढ़िया है। आपका ये मसालेदार मटन इन नरम नरम कुलचों के साथ तो और भी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। ऐसा मटन कुलचा हमने पहले कभी नहीं खाया। जी बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी, आपको मटन कुलचा पसंद आया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। दोनों औरतें बड़े चाव से मटन कुलचे की पूरी प्लेट खत्म कर देती हैं। इसके बाद वे किशन को पैसे देती हैं और स्वादिष्ट मटन कुलचे की तारीफ करते हुए वहां से चली जाती हैं। किशन और शहरी आदमी दोनों उन्हें जाते हुए देखकर खुश हो जाते हैं। उन दोनों औरतों के जाने के कुछ ही देर बाद किशन के मटन कुलचे के ठेले पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ लग जाती है। गांव के लोग मटन कुलचे का स्वाद चखने के लिए एक एक करके वहां पहुंचने लगते हैं। किशन और शहरी आदमी भी बिना रुके सभी के लिए गर्मा गर्म मटन कुलचे तैयार करने में लग जाते हैं। अरे जी, आपको पता है हमारे गांव में एक नया मटन कुलचे का ठेला लगा है। अभी हम वहीं से खाकर आ रहे हैं।
इतना स्वादिष्ट मटन कुलचा मैंने आज तक नहीं खाया। क्या मेरा ढाबा होते हुए गांव में कोई नया मटन कुलचे का ठेला कैसे लग सकता है? और तुम वहां से मटन कुलचा खाकर क्यों आई हो? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पति का खुद का ढाबा है। जी, लेकिन मटन के साथ कुलचा हमने पहली बार खाया है, और सच कहूँ तो आज तक इतना स्वादिष्ट मटन नहीं खाया। उस ठेले का मटन कुलचा वाकई बहुत ही लाजवाब था। अरे चुप रहो, मैं अभी जाता हूँ और उस ठेले वाले का ठेला बंद करवाता हूँ। अगर ऐसे ही लोग उसके ठेले पर जाने लगे तो मेरा ढाबा तो बंद हो जाएगा। बबलू भंडारी किशन के मटन कुलचे के ठेले पर पहुंचता है। वहां लोगों की इतनी भीड़ देखकर वो हैरान रह जाता है। कुछ देर तक वो दूर खड़ा होकर ठेले को घूरता रहता है और मन ही मन सोचने लगता है। इतनी भीड़, इसका मतलब गांव वालों को इसका मटन कुलचा इतना पसंद आ रहा है। अगर इसी तरह लोग इसके ठेले पर आते रहे तो मेरे ढाबे पर कौन आएगा? मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे इसका ठेला यहाँ से बंद हो जाए। बबलू भंडारी वहां से निकलकर एक सुनसान जगह पर जाता है। फिर वो अपना फोन निकालकर किसी आदमी को फोन करता है। फोन उठते ही बबलू भंडारी उससे कहता है, अरे राणा भाई, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है यार। तुम जल्दी से मेरे ढाबे पर आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अब उस आदमी का ठेला तो बंद होकर ही रहेगा। कुछ ही देर बाद राणा नाम का एक आदमी बबलू भंडारी के ढाबे पर पहुंच जाता है। अरे बबलू भाई, क्या बात है? तुमने मुझे फोन करके इतनी जल्दी यहाँ क्यों बुलाया? लगता है कोई बड़ी परेशानी हो गई है। क्या बताऊं राणा भाई, दो आदमी हैं, उन्होंने न जाने कहां से आकर आज गांव में मटन कुलचे का ठेला लगा दिया है। लोगों को उनका मटन कुलचा इतना पसंद आ रहा है कि उनकी वजह से अब मेरे ढाबे पर एक भी ग्राहक नहीं आ रहा। अच्छा, तो ऐसी बात है। चलो बबलू भाई, एक काम करते हैं, अभी दोनों के पास चलते हैं और उनसे बात करके कहते हैं कि यहाँ से अपना ठेला हटा ले। अरे नहीं भाई, वहां तो लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ है। अगर हम दोनों वहां जाकर ठेले वालों को धमकाएंगे तो गांव वाले हमें ही घेर लेंगे। पहले कोई ऐसा तरीका सोचना होगा जिससे बिना किसी झगड़े के उनका ठेला यहाँ से हट जाए। राणा कुछ देर तक चुपचाप खड़ा होकर गहरी सोच में डूब जाता है। वो अपने दिमाग पर जोर डालते हुए सोचने लगता है कि आखिर ऐसा कौन सा तरीका निकाला जाए जिससे किशन का ठेला बिना किसी झगड़े के बंद करवाया जा सके। तभी अचानक उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ जाती है। राणा कुछ देर तक सोचने के बाद आखिरकार अपने दिमाग में चल रहा पूरा विचार बबलू भंडारी को बता देता है। वो बबलू के करीब जाकर अपनी पूरी योजना समझाने लगता है। बबलू भंडारी राणा की पूरी योजना सुनकर बहुत खुश हो जाता है। उसके चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान आ जाती है और वो राणा की तरफ देखकर कहता है, अरे वाह राणा भाई, क्या ही बढ़िया विचार दिया है तुमने। मजा आ गया। अब इन दोनों का ठेला बंद होना तय है। देखते हैं ये दोनों कब तक गांव में अपना ठेला चला पाते हैं। देख भाई राणा, यही वो मटन की दुकान है जहां से पूरे गांव के लोग मटन खरीद कर ले जाते हैं। पूरे गांव में बस यही एक मटन की दुकान है, इसलिए हमें अपने काम के लिए यहीं से मटन लेना पड़ेगा। अच्छा चल बबलू, अब इसी मटन वाले से बात करते हैं और अपनी योजना को अंजाम देते हैं। बबलू भंडारी और राणा दोनों मटन वाले की दुकान पर पहुंचते हैं। वे दुकानदार से कुछ देर तक आपस में बातचीत करते हैं और फिर उसे कुछ पैसे देकर वहां से निकल जाते हैं। दोनों के चेहरे पर संतोष की मुस्कान होती है, जैसे उनकी योजना का पहला कदम सफल हो गया हो। अब देखना बबलू भाई, कल गांव में क्या हंगामा मचता है। हमारी चाल ऐसी होगी कि किसी को शक तक नहीं होगा कि इसके पीछे हम दोनों हैं। हाँ भाई राणा, अब असली मजा तो कल आएगा। कल जब गांव में हमारी चाल का असर दिखेगा, तब देखना किशन और उस शहरी आदमी का क्या हाल होता है। बबलू भंडारी अपने घर पहुंचता है। आज वो बहुत खुश दिखाई दे रहा होता है। उसके चेहरे पर मुस्कान साफ झलक रही होती है। उसे इतना खुश देखकर उसकी पत्नी हैरानी से उसकी तरफ देखती है और उससे कहती है, क्या हुआ जी, आप आज इतने खुश क्यों दिखाई दे रहे हैं? आज तक मैंने आपको इतना खुश कभी नहीं देखा। लगता है आज कोई बहुत बड़ी खुशी की बात हुई है। अरे क्या बताऊं फूलमती,
मैंने और मेरे दोस्त राणा ने मिलकर एक ऐसा जबरदस्त प्लान बनाया है जिससे उन दोनों ठेले वालों का ठेला खुलने से पहले ही बंद हो जाएगा। कल सुबह गांव में ऐसा हंगामा मचेगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। आखिर आपने ऐसा क्या कर दिया है और उन दोनों ठेले वालों का ठेला बंद कैसे हो जाएगा? बबलू भंडारी अपनी पत्नी फूलमती को अपनी पूरी चाल के बारे में बता देता है। वो उसे बताता है कि उसने राणा के साथ मिलकर क्या योजना बनाई है और मटन वाले को पैसे देकर क्या बात की है। फूलमती उसकी पूरी बात ध्यान से सुनती रहती है और आखिर में हैरान होकर बबलू की तरफ देखने लगती है। जी, आप ये बहुत गलत कर रहे हैं। आखिर वो दोनों भी अपना पेट पालने के लिए मेहनत करके रोजगार चला रहे हैं। आपको उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आप भी तो एक इंसान हैं, जरा उनके बारे में सोचिए। अगर कोई आपके ढाबे को बंद करवाने की कोशिश करे तो आपको कैसा लगेगा? अरे मुझे ज्यादा भाषण मत दो। तुम औरत हो, औरत की तरह रहो। मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो, मेरे काम के बीच में मत पड़ो। फूलमती को बबलू की बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो गुस्से में कुछ देर चुप रहती है और मन ही मन सोचती है, ये तो बहुत गलत कर रहे हैं। किसी का रोजगार छीनना कभी सही नहीं हो सकता। मुझे कुछ करना होगा, वरना कल उन दोनों गरीबों के साथ बहुत गलत हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ किशन और वो शहरी आदमी दिन भर की कमाई गिनकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। आज उनके ठेले पर खूब ग्राहक आए थे, इसलिए दोनों को उम्मीद थी कि अब उनका काम धीरे धीरे और अच्छा चलेगा। अरे वाह किशन, आज की कमाई तो बहुत बढ़िया हुई है। लगता है गांव वालों को हमारे मटन कुलचे का स्वाद सच में पसंद आ गया है। अगर इसी तरह मेहनत करते रहे तो हमारा काम जरूर आगे बढ़ेगा। हाँ, चलो घर चलते हैं और पिताजी को आज की ये खुशखबरी सुनाते हैं। उन्हें भी बहुत खुशी होगी कि हमारा काम पहले ही दिन इतना अच्छा चल गया। किशन और वो शहरी आदमी खुशी खुशी घर पहुंचते हैं। घर पहुंचते ही किशन अपने पिता के पास जाता है और चेहरे पर मुस्कान लिए खुशी से कहता है, पिताजी, आज हमारी इतनी कमाई हुई है जितनी हम 4 दिन मजदूरी करके भी नहीं कमा पाते थे। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारा मटन कुलचे का काम पहले ही दिन इतना अच्छा चला। वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही मेहनत करते रहो और हमेशा तरक्की करते रहो। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। जी पिताजी, अब मैं खाना खाकर सो जाता हूँ। कल सुबह जल्दी उठकर ठेला लगाना है। अब तो हमें और भी मेहनत करनी है। किशन की मेहनत और खुशी देखकर उसके पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू देखकर शहरी आदमी भावुक हो जाता है और उनसे कहता है, क्या हुआ काका, आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? आज तो आपको खुश होना चाहिए। किशन ने मेहनत करके अपना काम खड़ा किया है, फिर आप इतने भावुक क्यों हो गए? क्या बताऊं बेटा, मैं बस यही देख रहा हूं कि ये मेरा वही बेटा है जिसे कभी काम के नाम से भी गुस्सा आ जाता था, लेकिन आज देखो, अपने काम की वजह से ये खुद जल्दी सोने जा रहा है क्योंकि इसे सुबह जल्दी उठकर ठेला लगाना है। अपने बेटे में इतना बदलाव देखकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हाँ काका, किशन अब सच में बहुत मेहनती हो गया है। अगर वो इसी तरह लगन और ईमानदारी से काम करता रहा तो एक दिन जरूर बहुत आगे जाएगा। चलिए काका, अब हम भी सो जाते हैं। कल सुबह हमें जल्दी उठकर ठेला लगाना है। अगली सुबह किशन जल्दी उठ जाता है और अपने ठेले के लिए मटन लेने मटन वाले की दुकान पर पहुंचता है। वो वहां से रोज की जरूरत के हिसाब से मटन खरीदकर अपने घर आ जाता है। फिर शहरी आदमी अच्छे से मटन बनाता है। किशन और शहरी आदमी मटन तैयार करने के बाद वापस अपना ठेला लगा लेते हैं। दोनों ठेले को अच्छी तरह से सजाते हैं और गर्मा गर्म मटन कुलचा तैयार करके ग्राहकों का इंतजार करने लगते हैं। किशन और शहरी आदमी को ठेला लगाए अभी कुछ ही देर हुई होती है कि अचानक वहां पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है। पुलिस को देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। हाँ भाई, हमें शिकायत मिली है कि तुम दोनों घटिया मटन बेच रहे हो। इसी वजह से हम एक फूड चेकिंग अधिकारी को साथ लाए हैं जो तुम्हारे मटन की जांच करेगा। अगर मटन सही हुआ तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जी नहीं साहब, हम कोई घटिया मटन नहीं बेच रहे हैं। हम तो हमेशा अच्छी क्वालिटी का मटन ही खरीद कर बनाते हैं।
आप बेझिझक इसकी जांच कर लीजिए। हमें पूरा भरोसा है कि इसमें कोई कमी नहीं मिलेगी। वो तो अभी पता चल जाएगा। ऑफिसर जी, आप इस मटन को अच्छी तरह से जांच कर लीजिए। अगर मटन सही हुआ तो इन दोनों पर लगाया गया आरोप अपने आप गलत साबित हो जाएगा। फूड अधिकारी मटन का अच्छी तरह से निरीक्षण करता है। वो मटन का नमूना लेकर जांच करता है और कुछ देर बाद पुलिस वाले की तरफ देखकर कहता है, इंस्पेक्टर साहब, ये मटन बिल्कुल सही नहीं है। अगर कोई इसे खाएगा तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है। इसे खाने के लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है साहब? ऐसा नहीं हो सकता। हम तो हमेशा अच्छे मटन वाले से मटन खरीद कर लाते हैं। जरूर ये हमारी गलती नहीं, उस मटन वाले की गलती है। हमें बिल्कुल नहीं पता था कि उसने हमें खराब मटन दे दिया है। गलती किसी की भी हो, तुम दोनों को अब इसका जवाब देना पड़ेगा। बिना जांच के खराब मटन बेचना गंभीर मामला है। जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती, तुम्हें पुलिस के साथ चलना होगा। दूर खड़े राणा और बबलू भंडारी ये सब देख रहे होते हैं। किशन और शहरी आदमी को पुलिस के साथ जाता देखकर दोनों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। देख रहे हो राणा भाई, हमारा विचार बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसा हमने सोचा था। अब तो इन दोनों को जेल जाना ही पड़ेगा। तभी अचानक पुलिस वालों के पास बबलू की पत्नी फूलमती पहुंच जाती है। फूलमती को वहां देखकर बबलू भौंचक्का रह जाता है। वो कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि फूलमती शायद उसकी चाल के बारे में कुछ बताने आई है। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। इन दोनों ने कोई गलत काम नहीं किया है। असली बात कुछ और है और मैं आपको पूरी सच्चाई बताना चाहती हूँ। तभी बबलू भंडारी घबराकर फूलमती की तरफ भागता हुआ जाता है और उससे कहता है, अरे फूलमती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम घर जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। चलो अभी मेरे साथ घर चलो। नहीं जी, आप जो भी कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इन दोनों ने कोई गलत काम नहीं किया है। आप अपनी चाल के लिए इनका रोजगार और इज्जत क्यों खराब कर रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, इसमें इन दोनों की कोई गलती नहीं है। मेरे पति और उनके मित्र ने मटन वाले को पैसे देकर कहा था कि इन दोनों को जानबूझकर घटिया मटन दिया जाए ताकि ये लोग फंस जाएं और मेरे पति का ढाबा फिर से अच्छी तरह चल सके। अच्छा, तो ये बात है। हमें भी इसी आदमी ने फोन करके बताया था कि ये दोनों घटिया मटन बेच रहे हैं। अब पूरी सच्चाई सामने आ गई है। बबलू भंडारी और उसके साथी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, लेकिन पहले मामले की पूरी जांच की जाएगी। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों को छोड़ दीजिए। इन्होंने जो भी किया लालच में आकर किया है। आज इनकी पत्नी ने आकर हमारी सच्चाई सबके सामने बता दी, वरना हम बेगुनाह होकर जेल चले जाते। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं इन्हें छोड़ देता हूं, लेकिन आज के बाद ऐसी कोई हरकत मत करना। किसी के रोजगार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश दोबारा मत करना, वरना अगली बार तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बबलू भंडारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वो सिर झुकाकर धीमी आवाज में किशन से कहता है, मुझे माफ कर दो भाई, मैंने बहुत गलत किया। लालच में आकर मैंने तुम्हारा रोजगार छीनने की कोशिश की और तुम्हें बहुत परेशानी में डाल दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं बबलू भाई, आपकी ही पत्नी ने आज हमें बचाया है, तो मैं आपको जेल कैसे जाने दे सकता था। बस आपसे इतना ही कहूंगा कि आगे से किसी के साथ ऐसा मत करना। मेहनत से कमाया हुआ रोजगार ही सबसे बड़ी चीज है। लालच में आकर कभी किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। मेहनत से कमाने वाला इंसान चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, उसकी मेहनत की इज्जत करनी चाहिए। दूसरों का रोजगार छीनने की कोशिश करने के बजाय हमें खुद मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि गलत रास्ते से मिली जीत ज्यादा समय तक नहीं टिकती, लेकिन ईमानदारी और मेहनत हमेशा इंसान को आगे ले जाती है।